नमस्कार, आप देख रहे हैं हॉर्नबिल टीवी। हवर छत्तीसगढ़ बुलेटिन में मैं उत्पल आपका स्वागत करता हूं। छत्तीसगढ़ विधानसभा के बजट सत्र का कल समापन हो गया और इस बार का सत्र कई मायनों में बेहद खास और अहम साबित हुआ। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने जानकारी देते हुए बताया कि सत्र के दौरान कुल 15 बैठकें आयोजित की गई, जिनमें वर्ष 2026-27 का महत्वपूर्ण बजट पारित किया गया। इसके साथ ही कई अहम विधेयकों को भी सर्वसम्मति से मंजूरी मिली, जो प्रदेश के विकास की दिशा तय करेंगे। सत्र के दौरान राज्यपाल के अभिभाषण पर कृतज्ञता व्यक्त की गई। वहीं सदन में विधायकों ने अपने अपने क्षेत्र की समस्याओं और मुद्दों को मजबूती से उठाया। इस बीच धर्म स्वतंत्रता विधेयक समेत कई महत्वपूर्ण बिल पास किए गए, जो राज्य की नीतियों को और मजबूत बनाएंगे। सत्र के अंतिम दिन नकल रोकने को लेकर एक सख्त कानून पारित किया गया, जो युवाओं के भविष्य को सुरक्षित करने की दिशा में एक बड़ा कदम माना जा रहा है। अब परीक्षा में नकल करते समय पकड़े जाने पर अभ्यर्थियों को 3 साल तक परीक्षा से वंचित किया जाएगा। वहीं पेपर लीक या गड़बड़ी करने वालों पर 10 लाख रुपए तक का भारी जुर्माना और सख्त सजा का प्रावधान किया गया है। इतना ही नहीं, दोषियों की संपत्ति जब्त करने का भी प्रावधान रखा गया है। इसके साथ ही सरकार ने भर्ती प्रक्रिया को तेज और पारदर्शी बनाने के लिए कर्मचारी चयन मंडल का गठन का फैसला लिया है, जिससे परीक्षाएं एक साथ आयोजित होंगी और युवाओं को जल्दी नौकरी मिलने का रास्ता साफ होगा। मुख्यमंत्री ने सत्र के सफल संचालन के लिए सभी जनप्रतिनिधियों और अधिकारियों का आभार जताया और अंत में प्रदेशवासियों को चैत्र नवरात्रि की शुभकामनाएं देते हुए सुख समृद्धि की कामना की। आज विधानसभा बजट सत्र का समापन दिवस था और ये बजट सत्र में कुल 15 बैठकें हुई और ये सत्र बहुत ही महत्वपूर्ण रहा। इसमें माननीय राज्यपाल महोदय के अभिभाषण पर सदन कृतज्ञता प्रकट किया। वर्ष 2026-27 का बजट भी पास हुआ और कई महत्वपूर्ण विधेयक पास हुए। हमारे सदस्यों ने अनेकों प्रश्न किया, अपने अपने क्षेत्र की समस्याएं भी उठाई और इस सत्र में धर्म स्वातंत्र बिल जैसा महत्वपूर्ण विधेयक भी पास हुआ। और आज 2 महत्वपूर्ण बिल, एक तो परीक्षाओं में नकल रोकने से संबंधित था और एक कर्मचारी चयन मंडल का विधेयक था। दोनों विधेयक सर्वसम्मति से पास हुआ है। तो इस तरह से बहुत ही महत्वपूर्ण ये बजट सत्र रहा और माननीय विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर रमन सिंह जी अस्वस्थता के कारण उपस्थित नहीं हो पाए। अब वो स्वस्थ हो गए हैं और प्रभु से कामना है कि वो हमेशा स्वस्थ रहें और विधानसभा में मार्गदर्शन करते रहें। लेकिन फिर भी वो लगातार सदन की चिंता करते रहे डिजिटल रूप में और उनकी अनुपस्थिति में आदरणीय धर्मलाल कौशिक जी, जो पूर्व विधानसभा के अध्यक्ष हैं, पुराने अनुभव के आधार पर बहुत ही कुशलता के साथ इस पूरे सत्र का संचालन किए। हमारे सभापति तालिका के जो सदस्य हैं उनने सबने सहयोग किया और कुल मिला के बहुत अच्छा ये विधानसभा का बजट सत्र समापन हुआ है। मैं इसके लिए हमारे सभापति श्री धर्मलाल कौशिक जी, सभापति तालिका के सभी सदस्यगण, हमारे नेता प्रतिपक्ष डॉक्टर चरणदास महंत जी, हमारे संसदीय कार्य मंत्री श्री केदार कश्यप जी, मंत्रिमंडल के सभी सहयोगी विधायकगण और विधानसभा के सचिव दिनेश शर्मा जी, पूरी टीम, सिक्योरिटी के अधिकारी कर्मचारी और आप सभी का भी बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। आप सब लोगों का भी सहयोग बहुत मिलता है। आप सब लोग यहाँ जो भी महत्वपूर्ण बातें होती हैं उनको जनता तक पहुंचाते हैं। तो कुल मिला के बहुत अच्छा रहा और नवरात्रि भी चल रहा है, तो नवरात्रि की भी समस्त छत्तीसगढ़ वासियों को बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं। माता रानी का आशीर्वाद पूरे छत्तीसगढ़ पर बना रहे, छत्तीसगढ़ में खुशहाली हो, सुख समृद्धि हो। सीधा हमला बोला, खासकर पीएचडी और जो तमाम जो परीक्षाएं उसमें जो घोटाले घपले हुए,
क्या है, पिछले समय कई परीक्षाओं में अनियमितता हुई, कई के रिजल्ट नहीं आए, परीक्षा के बाद रिजल्ट आए तो रिजल्ट गलत आए, इतना तक कि पीएससी में भी घोटाला हुई और उसकी जांच सीबीआई द्वारा हो रही है और कई दोषीदार उसमें भी दंडित हो रहे हैं। इसीलिए इस तरह की गलतियों की पुनरावृत्ति नहीं हो, इसलिए हम लोग परीक्षा में नकल को रोकने के लिए ये विधेयक लाए हैं और इसमें कड़ा सजा का प्रावधान है। अगर स्वयं अभ्यर्थी गलत साधनों का उपयोग करते हुए पकड़ाएगा तो 3 साल तक वो परीक्षा से वंचित होगा। और अगर कोई गिरोह इस तरह से गड़बड़ी करता है, कोई पेपर लीक करता है तो उनके ऊपर भी कार्रवाई होगी। 10 लाख से लेकर उनको सजा का भी उसमें प्रावधान है। और किसी के घर में अगर गलत इस तरह का होगा और सही पाए जाने पर उनकी संपत्ति भी कुर्क करने तक का प्रावधान इस विधेयक में है। और निश्चित रूप से इस विधेयक के सर्व सम्मति से पास होने के बाद इसकी पुनरावृत्ति नहीं होगी, इस तरह के गलत कामों की पुनरावृत्ति नहीं होगी और हमारे बेटा बेटियों का भविष्य भी सुरक्षित होगा। और एक कर्मचारी चयन मंडल का भी गठन किए हैं। एक नेचर के अलग अलग विभागों की अलग अलग परीक्षाएं होती है, जिससे अभ्यर्थियों को मेहनत भी ज्यादा करना पड़ता है और भर्ती एजेंसी को भी समय और मेहनत ज्यादा करना पड़ता है, समय भी ज्यादा लगता है। तो इस सबसे बचने के लिए कर्मचारी चयन मंडल का गठन किए हैं। इसमें एक नेचर के तृतीय और चतुर्थ वर्ग के कर्मचारियों का एक साथ चयन होगा। करीब कई परीक्षाओं को जोड़कर कुछ परीक्षाओं में उसको सीमित कर रहे हैं, तो इससे जल्दी नियुक्तियां भी होंगी और एक मोटिवेशन भी बना रहेगा हमारे बेटा बेटियों के ऊपर में कि भर्तियां हो रही हैं। सर, आपसे निर्देश की बात लगातार कार्रवाई हो रही है, आज रायगढ़ में भी कार्रवाई हुई। देखिए, जहां तक अपराध और करप्शन के जीरो टॉलरेंस की नीति पर सरकार चल रही है और आप लोग देख रहे हैं कि 2 वर्षों में जहां भी कुछ गड़बड़ी हुई है वहां पर जांच तत्काल किए हैं और दोषीदार के ऊपर सख्ती से कार्रवाई हुई है। तो इस तरह से आगे भी कोई भी यहाँ पर गड़बड़ी होगी, कोई भी अपराध होगा तो उस पर अपराध पंजीबद्ध होगा, जांच होगी और जांच सही पाए जाने पर चाहे वो कितना भी बड़ा आदमी क्यों न हो, रसूखदार हो, उसके ऊपर सख्ती से कार्रवाई होगी। छत्तीसगढ़ में अवैध अफीम की खेती को लेकर सियासत अब तेज होती जा रही है और यह मुद्दा लगातार तूल पकड़ता नजर आ रहा है। दुर्ग और बलरामपुर के बाद अब रायगढ़ जिले के तमनार में भी अफीम की खेती का बड़ा मामला सामने आया है, जिससे प्रशासन और राजनीति दोनों में हलचल मच गई है। दरअसल तमनार के एक बड़े फार्म हाउस में एकड़ों जमीन पर अवैध रूप से अफीम की खेती किए जाने की जानकारी का मामला सामने आया। जैसे ही मामला मीडिया में उजागर हुआ, प्रशासन ने तुरंत एक्शन लेते हुए बुलडोजर चलाकर पूरी फसल को नष्ट कर दिया। इस पूरे मामले को लेकर विपक्ष ने भाजपा सरकार पर तीखा हमला बोला है। विपक्ष का आरोप है कि डबल इंजन सरकार के दौर में प्रदेश में नशीली फसलों की खेती तेजी से बढ़ रही है, जो युवाओं को नशे की ओर धकेल रही है। साथ ही यह भी दावा किया जा रहा है कि पहले सामने आए मामलों में सत्तारूढ़ दल से जुड़े लोगों के नाम भी चर्चा में रहे हैं। हालांकि प्रशासन का कहना है कि अवैध खेती के खिलाफ लगातार सख्त कार्रवाई की जा रही है और किसी भी दोषी को बख्शा नहीं जाएगा। फिलहाल एक के बाद एक सामने आ रहे इन मामलों ने छत्तीसगढ़ की राजनीति को गरमा दिया है और अब यह मुद्दा आने वाले दिनों में और ज्यादा जोर पकड़ सकता है। दुर्ग बलरामपुर जिले के बाद तमनार रायगढ़ में अफीम की खेती की जानकारी मिली है। भाजपा के सरकार में, विष्णुदेव की सरकार में, डबल इंजन के सरकार में पूरे छत्तीसगढ़ के लोगों को अफीम एक गैर कानूनी और तेज नशा वाले खेती के तरफ पूरे छत्तीसगढ़ को धकेलने का काम सरकार कर रही है। अभी एक अपुष्ट जानकारी मिली जिसमें मुझे
नगरी सिहावा में भी अफीम की खेती की जा रही है। अभी पता चला है कि भाजपा का बड़ा नेता जिसके फार्म हाउस है और फार्म हाउस के बीचों बीच 20 एकड़ जमीन में अफीम की खेती वो कर रहे थे, और जैसे मैंने मीडिया के माध्यम से बात कही, तुरंत बुलडोजर लेके उसको नष्ट कर दिया गया, जला दिया गया है। इस प्रकार की खबरें हैं। तो लगातार एक एक करके अफीम की खेती सामने आते जा रहा है। और पूरे ये 2 वर्षों में ये अफीम की खेती में बड़ी तेजी आई है जब से विष्णुदेव की सरकार बनी है। और इसमें भारतीय जनता पार्टी के लोगों की संलिप्तता, चाहे दुर्ग में विनायक ताम्रकर की बात करें या बलरामपुर में वहाँ के पूर्व सरपंच की बात कहें, ये सब लोग भारतीय जनता पार्टी से जुड़े हुए लोग हैं। और भारतीय जनता पार्टी पूरे प्रदेश को नशा में डुबो देना चाहती है। गरियाबंद के गांधी मैदान में छत्तीसगढ़ पेंशनर समाज ने 1 दिवसीय धरना प्रदर्शन किया। वर्षों से लंबित मांगों को लेकर पेंशनरों में आक्रोश दिखा। उन्होंने पेंशन भुगतान प्रक्रिया समाप्त करने, महंगाई राहत समय पर लागू करने, 6वें व 7वें वेतनमान के एरियस भुगतान और कैशलेस चिकित्सा सुविधा की मांग रखी। पेंशनरों का कहना है कि राज्य पुनर्गठन के बाद 26 वर्षों से उनके साथ अन्याय हो रहा है। बड़ी संख्या में पेंशनर इस प्रदर्शन में शामिल हुए। साहब, हम लोग गरियाबंद इकाई के पेंशनर हैं और हम लोग ऐसे शासकीय सेवक रहे हैं जो छत्तीसगढ़ में भी और मध्य प्रदेश दोनों राज्यों में हम लोगों ने कार्य किया है, वृहद क्षेत्रों में अपनी सेवाएं दी हैं। और आज जब हम छत्तीसगढ़ के कर्मचारी सेवानिवृत्त हो चुके हैं तो हम लोगों को बड़ी दिक्कत ये होती है कि पेंशनरी के भुगतान के लिए हमको दोनों राज्यों की सहमति चाहिए होती है। उसके बिना हम लोगों को पेंशन का भुगतान नहीं होता है। तो ये जो प्रथा है उस प्रथा को समाप्त किया जाना चाहिए। ये हमारा पहला बिंदु है। दूसरा बिंदु हमारा है राहत पेंशन। आमतौर पे शासन जनवरी में और जुलाई के महीने में हर वर्ष डीए का भुगतान कर्मचारियों को और पेंशनरों को करती है, लेकिन इसका लाभ पेंशनरों को बाद में ही मिल पाता है। कर्मचारियों को तो जनवरी में और जुलाई में बराबर मिल जाता है डीए का लाभ, लेकिन जो पेंशनर हैं पेंशनरों को वही सहमति वाली चक्कर है। सहमति के कारण 2-3 महीने बीच में से ही हमको इंतज़ार करना पड़ता है, जबकि हम पेंशनर जो है आर्थिक रूप से तंगहाल में रहते हैं, हमको तत्काल आवश्यकता रहती है। तो इस प्रथा को भी समाप्त किया जाना चाहिए और हमको बाकी कर्मचारियों के समान ही जनवरी में और जुलाई में राहत पेंशन, जिसको हम महंगाई भत्ता कहते हैं, वो हमको मिल जाना चाहिए। साथ ही साथ तीसरे बिंदु के रूप में मैं ये बताना चाहता हूँ कि पेंशनर्स कल्याण निधि से पेंशनरों को चिकित्सा सुविधा भी मिलनी चाहिए, केसलेस चिकित्सा सुविधा, जो अभी पेंशनरों को नहीं मिल पा रहा है। हम चाहते हैं कि ये केसलेस चिकित्सा सुविधा हम पेंशनरों को भी मिले ताकि हम लोग भी चिकित्सा सुविधा का लाभ ले सकें। और हमारा चौथा बिंदु है 6ठे वेतनमान के अनुसार 1 जनवरी 2006 से लेकर 1 जनवरी 2008 तक के 32 माह का जो एरियर्स है उसका भुगतान बकाया है, तो उसका भुगतान शासन ऐसे पेंशनरों को करे जिनका लाभ इन पेंशनरों को मिलना है, तो उससे हमको एक राहत मिल जाएगी, हम ये चाहते हैं। और अंतिम बिंदु है 7वें वेतनमान के अनुरूप 27 माह के एरियर का भुगतान। ये भुगतान भी 2006 से लेकर के 2008 तक का बकाया है। तो बकाया राशि की भुगतान शासन यदि कर देती है तो हम पेंशनरों के लिए बड़े राहत की बात होगी। इसीलिए इन मांगों को लेकर ही हमने शांतिपूर्ण धरना प्रदर्शन आज तहसील स्तर पर गरियाबंद में किया हुआ है। आज हम छत्तीसगढ़ पेंशनर समाज प्रांतीय आह्वान पर 5 प्रमुख मांगों के लिए यहाँ पर शांतिपूर्वक धरना प्रदर्शन में शामिल हुए हैं। पहला मांग है हमारा पेंशनर भुगतान के लिए जो सहमति बनती है धारा 49(6) ये समाप्त होनी चाहिए। अब जब 2017 में शासन द्वारा पारित कर दिए गए हैं नियम की सहमति की आवश्यकता नहीं है, इसके बाद भी हमें बाध्य
कर दिए हैं हड़ताल या प्रदर्शन करने के लिए। दूसरा है राहत पेंशन। शासन के नियमानुसार जुलाई और जनवरी में राहत पेंशन दिया जाता है, जो नियमानुसार हमें नहीं मिल रहा है। राहत पेंशन, एरियर्स, ये हमारी प्रमुख मांगे हैं जो नहीं कर रहे हैं। एक तरफ तो शासन मोदी की गारंटी लेते हैं, लेकिन उन्हीं मोदी की गारंटी को हमारे छत्तीसगढ़ शासन द्वारा लागू नहीं किया जा रहा है। छत्तीसगढ़ के बिलासपुर से एक बेहद दुखद और चौंकाने वाली खबर सामने आई है, जहां रेलवे में कार्यरत एक कर्मचारी की दर्दनाक मौत ने एक बार फिर सुरक्षा व्यवस्थाओं पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। मामला बिलासपुर के रेलवे कोचिंग डिपो के पास का है, जहां सफाई अटेंडेंट के रूप में कार्यरत 40 वर्षीय हरीश शुक्ला की ट्रेन से गिरकर मौत हो गई। बताया जा रहा है कि छत्तीसगढ़ एक्सप्रेस से अमृतसर से बिलासपुर लौटने के दौरान यह हादसा हुआ। प्रत्यक्षदर्शियों के मुताबिक घटना रात करीब 11 बजे के आसपास की है, जब वह ट्रेन के दरवाजे के पास खड़े थे और अचानक गिर गए, जिससे उनकी मौके पर ही मौत हो गई। सबसे हैरान करने वाली बात यह रही कि घटना के कई घंटों बाद तक मौके पर कोई जिम्मेदार अधिकारी नहीं पहुंचा। साथ ही कर्मचारियों ने आरोप लगाया कि दोपहर 2 बजे तक भी कोई रेलवे अधिकारी मौके पर नहीं आया, जिससे कर्मचारियों में भारी नाराजगी देखने को मिली। हम लोगों के साथ काम करते हैं, लेकिन घटना के बाद भी समय तक कोई मदद नहीं मिली। हम चाहते हैं कि मामले की निष्पक्ष जांच हो और परिवार को उचित मुआवजा मिले। मौके पर मौजूद ठेकेदार सतीश ने बताया कि हरीश शुक्ला सफाई अटेंडेंट के रूप में कार्यरत थे और संभवतः दरवाजे पर खड़े होने के दौरान असंतुलित होकर गिर गए। उन्होंने यह भी कहा कि कर्मचारियों का बीमा कराया गया है और बीमा कंपनी की ओर से परिजनों को मुआवजा दिया जाएगा। इस घटना ने एक बार फिर भारतीय रेल की सुरक्षा व्यवस्थाओं पर सवाल खड़े कर दिए हैं। बिलासपुर रेलवे जोन, जो देश में माल ढुलाई से सबसे ज्यादा कमाई करने वाले जोनों में गिना जाता है, वहां लगातार हो रही ऐसी घटनाएं चिंता का विषय बन गई है। अब बड़ा सवाल यह है कि आखिर कब तक कर्मचारी अपनी जान जोखिम में डालकर काम करते रहेंगे और क्या इस बार रेलवे प्रशासन जिम्मेदारी लेते हुए पीड़ित परिवार को न्याय और सुरक्षा का भरोसा दे पाएगा। इस वक्त हम मौजूद है बिलासपुर के रेलवे कोचिंग डिपो में, जहां पर एक हादसा हुआ है। बताया जा रहा है कि यहाँ पर चलती ट्रेन से जो है एक व्यक्ति जो है यहाँ कर्मचारी काम करने वाला वो गिर गया है। देख सकते हैं कि इस वक्त हम बिलासपुर के कोचिंग डिपो में है। वो जो है व्यक्ति एक जो है चलती ट्रेन से गिर गई है, जिसके कट जाने से यहाँ पर उसकी मृत्यु हो गई, ऐसा बताया जा रहा है। आइए उनके परिजन यहाँ पास उपस्थित है और बात करने वाले लोग हैं, उनसे हम लोग जानते हैं कि क्या घटना हुआ है। जी बताएंगे कितने बजे घटना है, क्या हुआ है? 11 बजे की घटना है ये, और अभी 1 बजने वाला है शायद, और अभी तक वो वैसी है। 2-3 बार ट्रेन आया है और को कुचल के चले गया है, और जैसे बॉडी थे वैसे नहीं रह गई है। तो कैसे घटना घटित हुई, कितना कैसे हुई घटना? ये हमको जानकारी मिला कि इनका एक्सीडेंट हो गया है, तो हम लोग पहुंचे हैं, तो यहाँ देखे हैं तो ट्रेन उनको कुचलते हुए मतलब वो पता चला है कि ये बताएंगे कैसा हुआ घटना? क्या घटना ये हुआ है, बोल रहे हैं जो इसमें वो था सुपरवाइजर उसका, वो बता रहा है कि वो वहाँ पास नहीं था, ये अपना साफ सफाई करके आया है, उसके बाद A1 में आया है। अच्छा, यहाँ काम करने वाला कर्मचारी है? हाँ, काम करने वाला कर्मचारी, इनका नाम है हरीश शुक्ला। अच्छा, कौन से पद पर क्या अटेंडेंट थे, साफ सफाई करते थे वो। जी साफ सफाई कर्मचारी है, रनिंग गाड़ी में काम करते थे। ये है ना बिलासपुर से जो अमृतसर जो गाड़ी जाता है उसमें गए थे, अमृतसर से आए हैं बिलासपुर, और बिलासपुर से नहीं पता फिर अब यहाँ पे नहीं पता कैसा हादसा हुआ है। और जब मेरे को पता चला है, उनके बड़े भाई मेरे को फ़ोन किए हैं कि भाई ऐसा ऐसा बात है करके, फ़ोन करके मैं घर में नहा रहा था, मेरे को पता चला, मैं तुरंत यहाँ उनसे पहले पहुँचा हूँ। जैसे वहाँ पे पहुँचा हूँ तो देखा हूँ एक गाड़ी एक निकला है मेरे सामने, 2 टुकड़ा। तो जो है गिर के ही उसका एक्सपायर हुआ है कि कैसे हुआ है उसका? मैं जी बताएंगे कैसे हुआ है, आप क्या जानकारी प्राप्त हुई? वो यही बता रहे हैं कि गाड़ी से ही गिरा है करके बता रहे हैं यहाँ तो सुपरवाइजर उनके। आप लोग को क्या लगता है क्या हुआ है? अब हमको तो देख के ऐसा लग रहा है कि वो तो हादसा ही हुआ है उनके साथ। हादसा हुआ है? क्या लगता है कैसे हुआ होगा घटना? क्या कोई आरोप है? आरोप तो ऐसा अपने को ये लगता है कि जैसे वो गिरे हैं, तो कोई भी व्यक्ति अगर गिरेगा तो डायरेक्ट उसके गर्दन पे गाड़ी नहीं चल जाएगा। अब वो कुदरत का हादसा है, उसको तो अपन ऐसे बिना देखे बता नहीं सकते। और वो जब 11 बजे से अभी तक बॉडी पड़ा है, अगर कोई थोड़ा से भी उसको हटा दे तो जितना पार्ट उसका कटा फटा है वो उतना नहीं कटता। क्या लगता है आपका जो घटना हुआ है, कौन है? अपने ही भाई थे, साथ में रहे हैं, किराए में रहे हैं साथ में, एकदम रिलेटिव है। अब वो तो अब वो उनको भी समझ में नहीं आ रहा है कि कैसे क्या हुआ है। तो सुपरवाइजर उनका शायद जब पूछताछ हुआ है
तो बताया है कि हम दोनों सफाई कर रहे थे और मैं थोड़ा उधर हुआ हूँ और वापसी आया हूँ तो पैसेंजर बताया है कि आपका कोई साथी हो गिर गया है। कहाँ का रहने वाला है? ये लोरमी का रहने वाला है। जो जैसे बताया जा रहा है कि हरीश शुक्ला नाम का जो व्यक्ति है जो यहाँ सफाई अटेंडर के रूप में काम करते थे, वो यहाँ पर ये हादसा होने से गिर गए हैं। आइए उनके भाई परिजन भी यहाँ पर उपस्थित है। जी बताएंगे क्या घटना हुई है, कैसे घटना घटी हुई है, कैसे पता चला आपको? मैं कुछ नहीं बोल सकता भैया, मैं देख सकते हैं अभी उसका परिजन जो है, उसका भाई है, वो कुछ बोलने को अभी लायक नहीं है, वो काफी रो रहे हैं। उनको अभी पता भी नहीं चल पाया कि किस लिए घटना घटित हुआ है। अभी अधिकारियों से हम बात करने की कोशिश करेंगे यहाँ पर रेलवे के द्वारा कि क्या घटना घटित हुई है। जी बताएंगे यहाँ पर कैसे घटना घटित हुई, कुछ जानकारी आपको? हम लोग कभी आ गए नहीं जानकारी। कर्मचारी यहाँ काम करने वाले आपके यहाँ बता रहे हैं? नहीं, हमारा स्टाफ नहीं है, ये नहीं है, रेलवे की स्टाफ नहीं है? रेलवे के स्टाफ, हमारे स्टाफ नहीं है। अब डिपार्ट अलग अलग है ना। जी आप यहाँ पद में कौन से पद में? सुपरवाइजर। जैसे इनके द्वारा सुपरवाइजर है, इनसे बात की गई तो इनके द्वारा बताया जा रहा है कि इनको अभी इसके बारे में जानकारी नहीं है। फिलहाल जो काम करने वाले जो इनके परिजन है, वो काम करने वाले जो यहाँ अटेंडर थे, वो उसके परिजन यहाँ पर उपस्थित है, काफी परेशान है। और आगे हम इस बारे में रेलवे के अधिकारियों से बात करके आपको अपडेट देंगे। कैमरा पर्सन मोनू सिंह के साथ भारतेंदु कौशिक, RBL TV बिलासपुर। ये बताएंगे क्या घटना हुई है? 11 बजे से यहाँ बॉडी पड़ी हुई है, 3-4 बार कट गई है ट्रेन आने जाने से, पर यहाँ कोई भी देख लो आप, कोई भी कर्मचारी कुछ नहीं है। वो पड़ी है ना कोई पुलिस वाला, वो ना GRPF वाला आया है। GRP लोग 4-5 बार फोन लगा चुके हैं, ना वो आ रहा है ना कोई आ रहा है, वैसे पड़ा है। और ये उनके परिजन जो है, उनके भाई है जी, और वो भी हताश है, परेशान है। क्या करे बताओ, हम भी क्या करें। तो हम चाह रहे हैं कुछ यहाँ से एम्बुलेंस आए, वहाँ हॉस्पिटल लेके जाए, हम पोस्टमार्टम करें, अपन तैयारी करें। क्या देखिए, जब 11 बजे का हादसा हो चुका है ये, तो इसमें सबसे ज्यादा लापरवाही प्रशासन का है, रेलवे का। अगर उनका आदमी है, उनके ट्रेन जैसे उनका काम है, तो उनके अंदर वो काम कर रहे हैं, तो उनका पूरा बनता है, हक बनता है उनका कि पूरा उनका ध्यान देना। उनका जब से 11 बजे से बॉडी पड़ा है, तब उसको बोल रहे कि पुलिस वाले नहीं आए, ये नहीं आए तो नहीं हटाएंगे। अरे भैया, आदमी का आधा हिस्सा कट गया है, उसके बाद भी तुम उसको नहीं हटा रहे, पूरा कट गया, पैर भी कट गया, हाथ भी नहीं दिख रहा है, उसका सर उधर पड़ा है। तो ऐसे में कहाँ चलेगा, हमारा कहना ये है। तो बस अब परिजन इनके देखो इतना रो रहे हैं, और आ रहे हैं अभी, इनके घर वाले भी पूरे तरीके से नहीं आए हैं। अब जो है, मेरे को तो यही लग रहा है कि यहाँ के प्रशासन का ही गलती है, यहाँ के लोग का ही गलती है, और किसी का गलती नहीं है। अपना नाम आप क्या? हम ये चाहते हैं कि इसका पूरा एकदम वो होना चाहिए, इसका हमको दावेदारी मिलना चाहिए बराबर का रेलवे की तरफ से, और सब होना चाहिए। अभी तक तो हम अपने आंख से देख रहे हैं, तो अपने को कुछ समझ नहीं आ रहा है, कोई ध्यान नहीं दे रहा है ना कोई। अब जैसे आप आए तो कोई दिख भी नहीं रहा है, रेलवे का कार्यकर्ता सब इधर उधर भटक गए हैं। तो हमको यही चाहिए, हमको न्याय चाहिए, जैसा हुआ है उनके साथ हमको पूरा एक डिटेल चाहिए, पूरा एक बात चाहिए, कोई बात नहीं दबना चाहिए। इनका ये सही कवर रहता है, इंश्योरेंस इनको गवर्नमेंट पैसा देती है कि पत्नी अगर शादीशुदा या उसके माँ बाप। कितने तक का सहायता? ये मेरे को आइडिया नहीं है, वो गवर्नमेंट देती है। सर्विस कितने साल की है उस हिसाब से मिलता है। तो सर आपके यहाँ जो काम करते हैं उसको ये किराया के? बिल्कुल, उसको बिगड़ करे हम ट्रेन में या किसी भी काम में रखते ही नहीं है, पहले SI कवर करने के बाद ही उनको काम में रखा जाता है। चिरमिरी पुलिस ने अंतर्राज्यीय नशा तस्करी गिरोह का भंडाफोड़ कर मास्टरमाइंड रसल इक्का समेत 7 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। पुलिस जांच में खुलासा हुआ कि हैदराबाद से लाए गए नशीले इंजेक्शन सरगुजा क्षेत्र में सप्लाई किए जाते थे और ATM कार्ड के जरिए लेन देन किया जाता था। अंतिम कड़ी रंजीत विश्वकर्मा की गिरफ्तारी के बाद पूरा नेटवर्क सामने आया। इससे पहले शेख अल्ताफ और किशन रजक को रंगे हाथों पकड़ा गया था। पूछताछ में कई नाम उजागर हुए। सभी आरोपी फिलहाल न्यायिक हिरासत में हैं और जेल भेज दिए गए हैं। 2025 में हल्दीबाड़ी में एक नशीली इंजेक्शन पकड़ी गई थी, जिसमें 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया था। उनसे पूछताछ में उन्होंने बताया कि शुभम के द्वारा हमको दिया गया था। शुभम से को गिरफ्तार किया गया, शुभम से पूछताछ की गई, तब उसने बताया कि अंबिकापुर का कोई रसल एक्का है, वो सारा सप्लाई देता है सारे लोगों को। जब रसल एक्का को गिरफ्तार करने की कोशिश की गई तो हैदराबाद से भागकर रायपुर आ गया, फिर रायपुर से उसे गिरफ्तार किया गया। उससे पूछताछ में उसने बताया कि काम तो वो करता है, लेकिन बेंदला बासु और रजत जायसवाल, ये दोनों के माध्यम से ATM और पैसा लेता है, खुद से कुछ नहीं करता। और एक ATM जो है बेंदला बासु का, वो झारखंड के गढ़वा जिले में रंजीत कुमार को दे दिया है। अभी हम रंजीत कुमार को कल दिनांक को गिरफ्तार किए हैं, उससे वो ATM बरामद किए हैं जो बेंदला बासु का ATM था, जिससे ये
लेन देन करता था, पूरा नशे का जो भी पैसा था वो बेंदला बासु के एटीएम से निकाल लेता था। आज के बुलेटिन में बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। देखते रहिए हॉर्नबिल टीवी।